दोस्तों अपने वेब डेवलपमेंट के करियर में जो सबसे ज़रूरी सवाल आप फेस करने वाले हैं वो वेबसाइट के लेआउट के हवाले से। तो इस लेक्चर में हम वेबसाइट के लेआउट के हवाले से बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम द बेस्ट पॉसिबल लेआउट वेबसाइट का क्रिएट कर सकते हैं। तो आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में दोस्तों हम इस तरह करेंगे कि एक आइडियल वेब लेआउट बनाएंगे और उस वेब लेआउट का फ़ायदा ये होगा कि वो एज ए टेम्पलेट सर्व करेगा। टेम्पलेट का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी तो आप उसको लेके आगे चल सकते हैं और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप जो है अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग बेसिकली CSS ग्रिड और CSS लेआउट के बारे में सीखेंगे। और CSS ग्रिड टू बी वेरी ऑनेस्ट अब इतनी एवोल्यूशन हो गई है CSS में कि अब हमें जो है बूटस्ट्रैप की ज़रूरत नहीं पड़ती टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसे फ्लेक्सबॉक्स हमने इंट्रोड्यूस कराया, CSS ग्रिड इंट्रोड्यूस कराया, ये बाई इटसेल्फ जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है। बहुत सारे काम जो है आप इनको यूज़ करके कर सकते हैं। तो लेट्स पहले हम स्टार्ट करते हैं CSS ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स और बूटस्ट्रैप के डिफरेंस से एंड देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में हम जो है रियल CSS ग्रिड, फ्लेक्सबॉक्स और बूटस्ट्रैप का फ़र्क देखेंगे। हम रियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर में हम 3 चीज़ें सीखने लगे हैं, 3 चीज़ों के बारे में जानने लगे हैं। पहली जो चीज़ है वो है CSS ग्रिड, जो कि बिल्कुल नई है हमारे लिए। उसके बाद फ्लेक्सबॉक्स और फिर हमने बूटस्ट्रैप। अगर आपको याद हो, बूटस्ट्रैप और फ्लेक्सबॉक्स ये 2 चीज़ें तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इनके बारे में जान चुके हैं। हाउएवर जो नई चीज़ है हमारे लिए वो CSS ग्रिड है। अगर आप गूगल करें ना CSS ग्रिड वर्सेस फ्लेक्सबॉक्स तो आपको बहुत सारी इमेजेस नज़र आएंगी एक्सप्लेनिंग कि कौन सी जो हमारे पास CSS ग्रिड है उसके क्या फीचर्स हैं और फ्लेक्सबॉक्स के क्या फीचर हैं। हाउएवर फॉर द बिगिनर्स उनके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो द बेस्ट सोल्यूशन है ना वो वन ओवर द अदर नहीं है। बेस्ट सोल्यूशन जब भी आपको मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा कि जी मैंने फलां वेबसाइट बनाई और उसमें फ्लेक्सबॉक्स जीत गया, नहीं। बेस्ट सोल्यूशन जो मिलेगा ये दोनों का कम्बिनेशन आपको मिलेगा। हाउएवर अगर आप दोनों का डिफरेंस चेक करना चाहें तो आपको यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पे ये इमेज मैं ओपन करता हूँ और इस इमेज में अगर ज़रा गौर करें तो ये बता रहा है कि बेसिकली फ्लेक्सबॉक्स जो है वो 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए बेहतर है, जबकि CSS ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशनल के लिए बेहतर है। यानी कि एक कॉलम को सही तरीके से अरेंज करता है, दूसरा रोज़ को, और कॉलम्स दोनों को अच्छे तरीके से अरेंज कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आपकी वेब एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेआउट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को। और द बेस्ट सोल्यूशन एट द एंड अगेन मैं यही कहूँगा कि ये आपको दोनों का कम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा। अब मुझे पता है बहुत सारे जो क्यूरियस और इंक्विजिटिव किस्म के जो स्टूडेंट हैं वो ये सोच रहे होंगे, अच्छा सर ये तो बात ठीक है लेकिन क्या यही काम हमारा बूटस्ट्रैप नहीं कर सकता? दैट इज़ ट्रू, बूटस्ट्रैप कर सकता है और ख़ास तौर पे बूटस्ट्रैप जो है वो उस दौर में आया जब ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। हाउएवर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो है यही काम जो आप बूटस्ट्रैप से लेना चाह रहे हैं ये CSS ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स ईजीली और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस इसका एक और भी चीज़ जो है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप बूटस्ट्रैप को कहते हैं ना कि अपनी CV में कहते हैं कि जो मैंने जी बूटस्ट्रैप सीखा हुआ, तो ये इतना इम्प्रेसिव अब नहीं रहा, क्योंकि वो जो सारी फीचर्स जो बूटस्ट्रैप दिया करता था किसी ज़माने में, अब वो फीचर्स जो है दूसरी लाइब्रेरीज में और विद मच ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, एक और आखिरी चीज़ जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और जब हम CSS की बात करते हैं ना तो CSS मैंने जैसे CSS ग्रिड एक नया फीचर है और बीइंग अ न्यू फीचर बहुत सारे जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। हाउएवर कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हैं और उनके वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस फीचर को सपोर्ट नहीं करते, दैट इज़ ट्रू। हाउएवर जब हम फ्लेक्सबॉक्स को देखते हैं कंपेयर टू वो CSS ग्रिड, क्योंकि फ्लेक्सबॉक्स CSS ग्रिड से थोड़ा सा पहले आया था तो इसलिए इसकी सपोर्ट जो है बहुत सारे ब्राउज़र में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं आपको शो करूँ
तो ये बेसिकली सपोर्ट अवेलेबल है CSS ग्रिड की, ठीक है। और यहाँ पे आप रेड बॉक्स देख सकते हैं, देयर आर क्वाइट फ्यू, और ख़ास तौर पे ये ओल्डर वर्जन्स ऑफ ब्राउज़र्स हैं। अगर एज़ कम्पेयर टू हम देखें इसको फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स, तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ तो इसकी सपोर्ट अच्छी खासी अवेलेबल है और बहुत सारे ब्राउज़र्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो इस केस में एक तो आपने इस हवाले से नहीं परेशान होना कि यार इसकी सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती। अब जो जितनी भी वेब डेवलपमेंट है वो सारी की सारी CSS की तरफ मूव हो रही है और सूनर और लेटर जो है इसकी सपोर्ट डेवलप होने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये वो वैगन है जिसके ऊपर जितना अर्ली आप चढ़ जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि ये एट द एंड अगर आप इसको अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेते हैं तो यू विल बी द पायनियर्स, इसको यूज़ करने वालों में से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में जो है हम एक फन प्रोजेक्ट करने वाले हैं। वेलकम बैक गाइस। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपनी CSS ग्रिड स्किल्स जो है वो यूज़ करने वाले हैं और उसके बारे में सीखने लगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। हाउएवर एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 2 फाइल्स आपके साथ शेयर कराई हुई हैं। एक तो है हमारी HTML फाइल और दूसरी है CSS फाइल। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, कुछ इमोजीज़ हैं जो कि शेयर कराई हुई हैं और उनकी स्टाइलिंग जो है यहाँ पे CSS फाइल में मौजूद है, राइट। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप मिसाल के तौर पे ये देखिए, अगर मैं इसको स्ट्रेच और कंप्रेस करता हूँ तो ये बेसिकली एडजस्ट करती है इमोजीज़, राइट। और अगर अगर स्टाइलिंग की बात करें, ये देखिए यहाँ पे हमने इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया हुआ ना। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और सिंपल ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये इमोजीज़ जो हैं ये पूरी लाइन पे सिर्फ एक इमोजी आई हुई है, यानी कि कवर किया हुआ है, राइट। ओके, तो मैं इसको रिवर्ट बैक करता हूँ एंड देन वी सेव इट और वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन हमारा इस लेक्चर में जो बेसिक पर्पज़ है, मकसद है, वो है टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव। इसको एक तो रिस्पॉन्सिव बनाना है, दूसरा इसको सिंप्लीफाई भी करना है, यानी कि कोड को हमने सिंप्लीफाई करना है। हम करना ये चाहते हैं कि फ्यू पॉसिबल लाइंस में हम मैक्सिमम क्लीनर और जो रिस्पॉन्सिव ग्रिड जो है वो लेके आ सकें। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए, जैसा कि इस लेक्चर का टाइटल सजेस्ट कर रहा है, CSS ग्रिड इज़ द वे टू गो। तो यहाँ पे आते हैं। CSS ग्रिड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कंटेनर है जिसके अंदर चीज़ें रखी होती हैं, राइट। तो बेसिकली ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी मैंने कंटेनर में डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम डिफाइन करते हैं एक div क्लास, div, राइट, और एक और div क्लास हमने क्रिएट की है, ठीक है। और बेसिकली क्या किया है कि इन सारे एलिमेंट्स को हमने इस div क्लास, जिसका हम नाम अभी रख रहे हैं और वो नाम है कंटेनर, ठीक है, यानी कि इस पूरे एलिमेंट्स को हमने इस div क्लास कंटेनर में डाल दिया है। ठीक होगी बात, एक्सीलेंट। अच्छा, अब ये हुआ कि ये तस्वीरें सारी इस क्लास में आ गई। अब हम जो है अपनी स्टाइलिंग इस क्लास के ऊपर करेंगे। तो चलिए अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। मैं इसी क्लास को लेता हूँ, कंटेनर को, और यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि अब हम अपनी एक ग्रिड सिस्टम डिफाइन करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमें इस डिस्प्ले की बाय द वे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बाद में रिमूव कर दूंगा। और पहले हम अपनी क्लास डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना कीबोर्ड चेंज कर लेता हूँ, मेरा कीबोर्ड चेंज हो जाता है। ओके, एंड हियर यू गो, हियर, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिस्प्ले, ठीक है, और डिस्प्ले में हम कह रहे हैं ये ग्रिड सिस्टम है। अगर आपको याद होगा, इस फ्लेक्स बॉक्स में हम कहते थे फ्लेक्स है, ठीक है, इसमें हम कहते हैं ग्रिड है। और वन ऑफ द प्राइम जो प्रॉपर्टी जो आपने यूज़ करनी है वो है ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम्स, ठीक है। अब कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए हम एक तो ये कह सकते हैं कि 300 पिक्सल्स स्पेस, लेट्स से 300 पिक्सल्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ इस तरफ, तो अब आप देखेंगे कि बेसिकली ये हुआ है कि 2 कॉलम बन गए हैं और हर कॉलम की जो विड्थ है वो 300 पिक्सल है। इन केस अगर मैं यहाँ पे एक और 300 पिक्सल का कॉलम डिफाइन करता हूँ, क्या कहाँ चला गया मेरा एक्स, मेरी एक्स कहाँ चली गई, ओके, 300 पिक्सल का एक और कॉलम डिफाइन करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गेस व्हाट क्या होगा,
थर्ड कॉलम आ जाएगा अगेन 300 पिक्सल का। हाउएवर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपने नोट करना है, ये देखिए जब मैं इसको बड़ा छोटा करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर अभी फ्लेक्सिबिलिटी वो वाली नहीं है जो हम चाहते हैं। अब इसके साथ एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि हमारी जो कार्ड्स हैं इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक और फीचर है, उसको कहते हैं ग्रिड गैप। और ग्रिड गैप में हम पिक्सल डिस्टेंस दे सकते हैं कि दो कार्ड्स के दरमियान कितना पिक्सल डिस्टेंस होना चाहिए, और ये चारों डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से कहता हूँ 20 पिक्सल्स और इसको क्लोज करता हूँ। सेव करके जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान यानी कि कार्ड्स के दरमियान जो है अब वो डिस्प्लेसमेंट आ गया। हाउएवर आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि मुझे बेसिकली जितने मैं वैल्यूज़ यहाँ पे देता हूँ ना, ये ग्रिड सिस्टम ऑटोमेटिकली CSS ग्रिड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि इतने कॉलम मैंने बनाने, ठीक है। यानी कि मैं उसको ये नहीं बता रहा कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए मुझे और कितनी उसमें से फिल करने, नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार 300 पिक्सल बाई 300 पिक्सल, तो वो कहता है अच्छा 2 कॉलम मैंने बनाने, हर कॉलम में 300 पिक्सल रखने। एक चीज़ ये इंटरेस्टिंग आपने नोट करनी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाया जाए। एक तो सोल्यूशन ये है जो कि आपके जहन में आ रहा होगा कि क्यों ना इसको परसेंटेज दे दी जाए, राइट, कि मैं इसको कह देता हूँ 25% एंड देन मैं सारे कॉलम्स को 25% कर देता हूँ, राइट। और इस तरीके से जो हर पिक्चर है वो 25% रहेगी, तो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होगी चीज़ें, तो इसीलिए वो रिस्पॉन्सिव रहेगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या ये काम करता भी है कि नहीं। ये देखिए जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ ये मूव तो हो रही है साथ में, लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है कि पिक्चर्स जो है ना वो खुद स्ट्रेच हो रही हैं, ठीक है, पिक्चर स्ट्रेच हो रही हैं, साइज़ उनका फिक्स नहीं है। हाउएवर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव वो ज़रूर है, यानी कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है लेकिन वो स्ट्रेच हो रही हैं। तो क्या इससे भी मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है? यस, इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन है जो कि मैं अभी डिस्प्ले करने लगा, और वो है FR। यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे FR का मतलब होता है फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पे ये बताता है कि कितना फ्रैक्शन मैंने डाला। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ 2FR, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए बेसिकली ये 2FR मेरे पास आ रहा है फर्स्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर मैं दूसरा कॉलम बनाता हूँ, मैं कहता हूँ दूसरा कॉलम 1FR कर दो, तो बेसिकली ये क्या करेगा, 2FR का हाफ पहला कॉलम बनाएगा, ठीक है। ये देखिए पहला कॉलम मैंने किया था 2FR, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ 1FR, तो 1FR में जो दूसरा यानी कि पहला कॉलम अब बनेगा वो दूसरे का हाफ होगा। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप दोनों का फ़र्क नोट कर सकते हैं कि ये जो 1FR है बेसिकली ये वाला ये है, ठीक है, और 2FR जो है, सॉरी 2FR वो ये है, ठीक है। तो बेसिकली एक के हिसाब से दूसरा कैलकुलेट हो रहा है। अब ज़रा मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ये कितना रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए अगर मैं इसको अब स्ट्रेच करता हूँ तो ये ऑलवेज 1FR जो है वो दूसरे कॉलम का हाफ रहेगा ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। इसी तरह हम एक और भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1FR मोर, तो अब देखें कि पहले दो जो कॉलम हैं वो बेसिकली हाफ होंगे लास्ट कॉलम का। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ज़रा इसको मूव करके देखते हैं। एज यू कैन गेस कि अब जो है हमारी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है। तो अगर यहीं पर ही अपने कोड को देख लें हम लोग, तो हमने सिर्फ 3 लाइनों में एक वेबसाइट को अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव बना लिया और उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल बना लिया। हाउएवर इसके साथ कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गाइस। जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि CSS ग्रिड का और फ्लेक्सबॉक्स का दोनों का डिफरेंस ये है कि फ्लेक्सबॉक्स जो है वो बेसिकली आपको 1 डायमेंशनल यानी कि कॉलम में अरेंजमेंट की में मदद देता है, राइट। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यार ये काम तो फ्लेक्सबॉक्स कर सकता था, हमने CSS ग्रिड में क्यों किया। जो CSS ग्रिड की एक खासियत जो कि हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की वो ये थी कि ना सिर्फ CSS ग्रिड कॉलम्स में अरेंजमेंट करने में हमें मदद देता है, ठीक है, बल्कि रोज़ को भी अरेंज करने में हमें मदद देता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पॉइंट है CSS ग्रिड का, ठीक है। तो चले हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चले अब हम रोज़ को अरेंज करते हैं। तो यहीं पे मैं आता हूँ। देखिए जिस तरह मैंने कॉलम को अरेंज किया ना टेम्पलेट कॉलम से, इसी तरह हमारे पास अगर मैं कहता हूँ GRID ग्रिड डैश टेम्पलेट, और देखिए रोज़ का भी हमारे पास जो है एक अवेलेबल है फीचर, और यहाँ पे मैं इसको सिंपल कहता हूँ
2FR यानी कि मेरा जो पहला कॉलम है वो 2FR होना चाहिए। हाउएवर बेसिकली पहली रो जो है वो 2FR होनी चाहिए। हाउएवर मैं इसको दूसरी रो कर देता हूँ, ताकि ये मैं इसलिए करूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो, और पहली रो में कर देता हूँ कि 1FR, यानी कि पहली हाफ हो दूसरी की। समझ रहे? इसका मैं उलट भी कर सकता कि पहली दूसरी की दूसरी हाफ हो पहली की, दैट्स इट्स ऑल्सो द सेम, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ। अब ज़रा आपने यहाँ पे गौर करनी है एक चीज़, जब भी मैं इसको रन करता हूँ ना, तो आपने देखना है कि पहली तो हाफ होगी, दूसरी ट्वाइस होगी, लेकिन तीसरी फिर हाफ होगी, चौथी ट्वाइस होगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर अब आप देखें तो फ़र्क रोज का साफ जाहिर है, ठीक है। और ये फ़र्क जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी तरह वी कैन कीप ऑन गोइंग, हम दूसरी रोज भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगेन 1FR 2FR राइट, एंड वी कैन क्लोज इट। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो नाउ यू कैन सी कि हमने किस तरह से तरतीब दे दी हुई चीज़ को, राइट। और ऑफ कोर्स इसकी अरेंजमेंट जो है हम चेंज कर सकते हैं, एंड वी कैन लेट्स से मैं इसको कहता हूँ ये 3FR है एंड देन दिस वन इज़ 4FR राइट। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो बेसिकली आप देखेंगे कि हर रो के साथ उसका साइज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हाउएवर अगर मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रिमूव करके रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हर लाइन का जो साइज़ है वो 1FR है। तो इसी तरह मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर लाइन का जो साइज़ है वो बेसिकली 1FR हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसका एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ। ये देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा कोड भी मेरा मिनिमाइज हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार ये 1FR के 3 कॉलम आए। तो ये कैसे मैं कर सकता हूँ? उसके लिए एक रिपीट का फंक्शन है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, वो है REPEAT, रिपीट, ठीक है। और रिपीट की खासियत ये है कि आप जब रिपीट का फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो आप बताते हैं कि ये जो 1FR है ये कितनी दफ़ा रिपीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये 1FR उठाता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये 1FR रिपीट करना है। अच्छा, तो कितनी दफ़ा रिपीट करना है? मैं कहता हूँ 3 दफ़ा रिपीट करना है। अच्छा, लेकिन ये तो 31FR बन गया, तो इन दोनों को मैंने कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको रन करते हैं, तो अब देखिए कि 3 कॉलम 1FR के बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम रोज़ के साथ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ REPEAT, रिपीट, रोज़ को 1FR, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ लेट्स से 3 टाइम्स, लेट्स कॉल इट 4 टाइम्स, राइट। लेट्स चेक इट क्या होता है इससे। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो है 3 टाइम्स 1FR रन हो गया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो रिपीट लिखा हुआ ना 1FR, तो ये मैंने बेसिकली 1FR, 1FR, 1FR लिखा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? ओके, गुड, सो फॉर सो गुड। अच्छा, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं ऑटो प्रॉपर्टी। ऑटो प्रॉपर्टी क्या करती है कि ऑटो प्रॉपर्टी जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है ना, वो उसको रिफिल कर देती है। मैं कहता हूँ ऑटो, और ये देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और लेट्स रन इट, देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए कि जितनी भी स्पेस फर्स्ट कॉलम में अवेलेबल थी वो उसने उसको फिल कर दिया। इसी तरह हम ऑटो के साथ साइज़ भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑटो 1FR और 2FR, ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं, तो अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, और वो चीज़ नोट ये करनी है कि फर्स्ट जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है ना, उसके दरमियान जो स्पेस है, यानी कि इमोजी के दरमियान और पिक्चर के दरमियान, अगर मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ये स्पेस, ये और ये स्पेस जो है बेसिकली ये वाली स्पेस, ये इसके कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, राइट। और ये तो बहुत ही बड़ी स्पेस है ना, ये वाली, ठीक है। ये स्पेस और ये स्पेस और ये स्पेस देखिए, तो ये जो है बेसिकली ऑटो की वजह से आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि जितना भी कंटेंट होता है ना, तो ऑटो उसको उस कंटेंट के मुताबिक इन्वेलप करता है, उस कंटेंट के मुताबिक उसके गिर्द जो है वो बाउंड्री देता है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए मिसाल के तौर पे मैं वापस जाता हूँ और ये देखिए मेरे पास ये लोमड़ी है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके ना 2 लोमड़ियाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो दोनों लोमड़ियाँ हैं, यानी कि बॉक्स ने एडजस्ट किया है कंटेंट के मुताबिक। ना सिर्फ इस बॉक्स ने एडजस्ट किया, बल्कि इसके नीचे वाला, क्योंकि ये ग्रिड सिस्टम है, तो पूरे के पूरा कॉलम ने एडजस्ट किया है साइज़ को। ना सिर्फ ये फॉक्स जो है इस
बॉक्स में कॉम्पैक्टली पूरी आ गई हैं, बल्कि ये देखिए ये पूरे का पूरा ग्रिड साइज जो है वो इसके मुताबिक हो गया है जो कि ऊपर वाला था, क्योंकि ये ग्रिड सिस्टम जैसा कि मैंने बताया है। तो आपने देखा कि ऑटो जो है एक बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है जस्टिफाई आइटम्स की ग्रिड के अंदर। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट नहीं, जस्टिफाई आइटम्स, ITEMS आइटम्स। और जस्टिफाई आइटम्स में मैं डिफरेंट जो है जस्टिफाई आइटम्स ओके, और इसमें डिफरेंट मैं ऑप्शंस दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे पहले मैं कह सकता हूँ STRECH स्ट्रेच, और इसको अगर मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि नथिंग ज़्यादा कुछ तब्दीली नहीं आई। हाउएवर अगर इसको मैं कहता हूँ एंड, ठीक है, और सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखिए कि ये हमारी जो बेसिकली जो इमेजेस हैं वो टुवर्ड द एंड ऑफ द बॉक्स चली गई हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एंड ऑफ द बॉक्स है? अगर मैं जाके इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे CSS में देखता हूँ कि मेरे ग्रिड का लेआउट क्या है, तो वहाँ पे आसानी से मुझे पता चल जाएगा कि ये देखिए जब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखिए बेसिकली यहाँ पे आपको जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये मेरा ग्रिड सिस्टम है, ये डॉटेड लाइन ग्रिड सिस्टम है। और जब मैं कहता हूँ गो टू द एंड, तो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें ये डॉटेड लाइन हमारा ग्रिड सिस्टम है, और उस ग्रिड सिस्टम के एंड की तरफ ये देखिए ये पिक्चर पड़ी हुई है, और ये भी एंड की तरफ पिक्चर पड़ी हुई है। हाउएवर हमारा जो ग्रिड सिस्टम है वो ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, राइट, ये वाली, और यहाँ पे ये वाली, ठीक है। अच्छा ओके अब ये बात इम्पेरेटिव है कि अगर हम जो कंटेंट आइटम्स हैं उनको एंड के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं तो फिर स्टार्ट के साथ भी तो कर सकते हैं। इसी तरह एक हमारे पास और फीचर है, उसको कहते हैं स्टार्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि जो हमारी पिक्चर्स हैं वो स्टार्ट ऑफ द ग्रिड आ जाएंगी। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एंड एज यू कैन गेस, और अगेन यू कैन चेक कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आते हैं तो अब आप देखेंगे कि हमारी जो इमेजेस हैं वो बेसिकली ग्रिड के शुरू से स्टार्ट हो रही हैं। ये देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अगेन। अब देखिए कि ये जो ग्रिड हमारा जो बॉक्स है बेसिकली उसके बिगिनिंग से हमारी इमेज जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कॉलम के अंदर हमारे जो बॉक्स कंटेनर कंटेंट पड़ा हुआ ना, जो यानी कि जो प्लेस होल्डर है उसके शुरू में ये इमेज आ रही है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ अगेन। अब जिस तरह हमने जस्टिफाई आइटम के बारे में सीखा, इसी तरह ये जो जस्टिफाई आइटम था बेसिकली ये कॉलम के बारे, ये रोज़ के बारे में था, राइट, कि हमने देखा कि रोज़ के दरमियान जो है स्पेस थी। अब कॉलम के साथ भी ये फीचर एग्जिस्ट करता है और उसको कहते हैं अलाइन आइटम्स, ठीक है। मैं कहता हूँ अलाइन, अब इसी चीज़ को मैं चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ALIGN अलाइन आइटम्स, और देन वी कैन यूज स्टार्ट एज वेल। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एंड इट्स नॉट ग्रिड गैप को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि जो फ़र्क है ना वो साफ ज़ाहिर नज़र आ जाए, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ग्रिड गैप क्योंकि बड़ा है, अगर मैं अब इंस्पेक्ट में जाता हूँ ना तो अब आप देखेंगे कि ये जो गैप है बेसिकली ये कॉलम्स के अंदर जो है आपको नज़र आएगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ, हाउएवर मेरे ख्याल से ये जो है मैंने यहाँ पे उलट कर दिया। ये बेसिकली 300 पिक्सल मैंने रो को देना है क्योंकि मैं रो का आपको फ़र्क बताने लगा हूँ, राइट। और ये देखिए इसको 30 पिक्सल कर देते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड नाउ इट विल बी ईजी टू सी द डिफरेंस। ये देखिए तो अब देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि अब जो डिफरेंस है बेसिकली वो फर्स्ट रो के कॉलम में पड़ गया हुआ है, राइट। और बाकी जो है वो हमने हमारी जो उसमें डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एक कॉलम डिफाइन किया हुआ है, राइट। ओके तो दैट वाज अ गुड स्टार्ट। हाउएवर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि एट दिस मोमेंट हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो मैं इसको कह देता हूँ अगेन रिपीट, और रिपीट मैं इसको 4 times 1 FR कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं तो ये 4 times 1 FR हो जाना चाहिए। ओके गुड परफेक्ट। तो ये हमारे पास जो है ग्रिड सिस्टम हमारा शो हो रहा है।
अब अगर इसको यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट और कंप्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि ये बेसिकली हमारी, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे स्ट्रेच प्रॉपर्टी यूज़ करके ना ये स्ट्रेच हो रही हैं, ये एडजस्ट नहीं हो रही, एडजस्ट नहीं कर रही खुद को। तो इसका क्या सोल्यूशन है? एक तो ये है कि यहाँ पे हमने ऑटो यूज़ किया था फर्स्ट कॉलम में और हमने रिपीट यूज़ किया था। हाउएवर इसका एक तो ये है कि मैं कहता हूँ रिपीट, राइट, और रिपीट में मैं दे देता हूँ लेट्स से 3 times 1 FR, ठीक है। तो ये तीनों कॉलम 1 FR विड्थ के हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एज यू कैन गेस। लेकिन ये हमारा फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेच अभी भी हो रहा है, साइज़ तो एक जैसा हो गया। तो ये क्या मैं ऐसा करूँ कि ये साइज़ तो एक जैसा भी रहे लेकिन ये रिस्पॉन्सिव भी हो कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूं तो वो जगह फिल होनी चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली एक कमांड है, उसको कहते हैं फिल की कमांड। तो उसको कहता हूं ऑटो डैश फिल। ऑटो फिल की कमांड ये है कि वो ऑटो फिल कर देती है एम्प्टी स्पेस को। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और आपके सामने ये देखिए ये ऑटो फिल है। अगर मैं इसको देखें बड़ा कर रहा हूं तो आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो इंक्विजिटिव किस्म के स्टूडेंट है ना, उन्होंने देख लिया होगा कि क्यों नहीं शो हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये कॉलम को तो ऑटो फिल कर रही है, ठीक है, लेकिन रोज़ में हमने इसके ऊपर एक लिमिट लगाई हुई है कि आपने 4 रोज़ 1 FR की रखनी है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और सेव करते हैं और इसको अभी रिफ्रेश करते हैं तो एज यू कैन सी हियर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको साइज नहीं दिया। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अब कहता हूँ लेट्स से 300 पिक्सल्स, ठीक है, और इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें कि बेसिकली अब ईच जो कार्ड है वो 300 पिक्सल का है। ना सिर्फ 300 पिक्सल का है बल्कि वो रिस्पॉन्सिव भी है और जो एम्प्टी स्पेस है उसको ऑटोमेटिकली फिल कर रहे हैं। लेकिन इससे भी एक और इंटरेस्टिंग फीचर अवेलेबल है और वो ये कि मिसाल के तौर पे बजाय यहाँ पे मैं 300 पिक्सल डालूं, अब यहाँ पे अगर आपने नोट किया हो तो मैंने 300 पिक्सल जो है वो फिक्स साइज दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ इस, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो साइज हमेशा 300 पिक्सल फिक्स रहेगा। तो व्हाट इफ मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इसका साइज इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करूं वेबसाइट को, वेब पेज को, तो इनका साइज भी उसी तरह स्ट्रेच या कंप्रेस होना चाहिए जो वेब पेज है उसके साइज के मुताबिक। तो ये कैसे होगा? उसके लिए एक फंक्शन है, उसको कहते हैं मिन मैक्स। और मिन मैक्स की खास बात यह है कि मिन मैक्स में आप जो है 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स में जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो तो है पिक्सल साइज का। यहां पे मैं आता हूं, लेट्स कॉल इट 200 पिक्सल, एंड देन दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है मैं वो देख सकता हूं FR का, ठीक है। अब जरा इसको समझना, ये 2 आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है। पहला जो आपको 200 नजर आ रहा है ये मिनिमम साइज है, तो मैं इसको ये बता रहा हूं कि मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, यानी कि लोएस्ट लिमिट के ऊपर वो है 200 पिक्सल। और मैक्सिमम कॉलम जो मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, पर वो 1 FR होना चाहिए। अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो अब जो है हमारी वेबसाइट इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं इसको देखें, अब छोटा कर रहा हूँ तो एज यू कैन गेस ये वेबसाइट जो है कंप्लीटली हमें जो है साइज़ के साथ भी ख़ुद को एडजस्ट कर रही है एंड हमें जो है परफेक्ट इमेजेस रिटर्न कर रही है साइज़ और शेप के हवाले से। तो हमने देखा कि किस तरह हमने बेसिकली एक लाइन के अंदर एक फुल्ली फंक्शनल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना ली है। हाउएवर यहाँ पे स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस, और चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि व्हाट इफ़ मुझे अगर इंडिविजुअल पिक्चर का डिफरेंट साइज़ चाहिए, यानी कि इसका डिफरेंट चाहिए, इसका डिफरेंट चाहिए और इसका डिफरेंट चाहिए, तो ये कैसे करूँगा? तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा दोस्तों, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रिड सिस्टम का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि साइज़ चेंज का मतलब ये है कि एक ही यानी कि वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ ग्रिड सिस्टम हम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये पहले देख लेते हैं। मेरे पास ये फर्स्ट जो है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये ग्रीन है, तो मैं इसको उठाता हूँ और कहता हूँ
ग्रीन। और ग्रिड सिस्टम इस तरह काम करता है कि हम इसको स्टार्ट पॉइंट देते हैं और एंड पॉइंट देते हैं। और स्टार्ट और एंड की खासियत ये होती है कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ग्रिड कॉलम और ग्रिड डैश कॉलम डैश स्टार्ट, तो जब मैं स्टार्ट कहता हूँ तो लेट से स्टार्ट को मैं 1 कह देता हूँ और देन आई से ग्रिड कॉलम ग्रिड डैश कॉलम कॉलम और उसके साथ एंड। अब जब मैं इसको कहता हूँ एंड एट 2, लेट्स से दिस वे, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये होगा ये कि नथिंग चेंज। अगर मैं इसको अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देयर इज़ नॉट मच चेंज। हाउएवर अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो अब थोड़ा सा अब देखें कि चेंज आ गई है। प्रॉब्लम क्या हुआ? अब ज़रा ग्रिड के कंटेनर को देखने के लिए हम ज़रा इंस्पेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको डॉटेड लाइन जो है ना उस पर नज़र रखनी है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो डॉटेड लाइन में आप देखें कि 2 डब्बे बेसिकली बने हुए हैं। एक डब्बा जो है वो ये है, ठीक है, और दूसरा ये है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इन 2 डब्बों को एक सिंगल डब्बे की तरह देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन एक है। यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ जस्ट टू शो यू, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये जो है ये एंड लाइन है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कहा कि स्टार्ट एट 1, ठीक है, स्टार्ट एट 1, जो कि बेसिकली मैंने इसको कहा कि आपने यहाँ से स्टार्ट होना है और देन एंड एट 3, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 लाइन हो गई, राइट। तो ये जो है बेसिकली ये लाइन 2 है, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि 3 से स्टार्ट करो इस ग्रीन वाली पिक्चर को और 1 से स्टार्ट करो और 3 पे एंड कर दो, ठीक है। ये है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट। अब एज यू कैन गेस ये थोड़ा सा यू समझ लीजिए लेंथी है, लेंथी इन अ सेंस के 2 लाइनें लिखी हुई। इसका एक शॉर्टर वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, बट हाउएवर जस्ट टू मेक यू मोर क्लियर अगर यहाँ पे इसको मैं 4 कर देता हूँ और सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो है अब 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन उसी कॉन्सेप्ट को मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कह देता हूँ स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे 4th लाइन है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ स्टार्ट फ्रॉम 1 गो टिल 4th, ठीक है। हाउएवर इसका हम शॉर्टर वर्जन भी एग्जिस्ट करता है जो कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। इसका शॉर्टर वर्जन ये है कि बजाय इसके कि स्टार्ट और एंड लिखें आप इसको रिमूव करके आप सिंपल लिख सकते हैं ग्रिड कॉलम GRID COLU कॉलम, ठीक है, सिंपल ग्रिड कॉलम। और स्टार्ट और एंड को लिखने का तरीका ये है कि आप लिखते हैं स्टार्ट पॉइंट स्लैश और उसके बाद एंड पॉइंट, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे तो एज यू कैन गेस देयर इज़ नो चेंज। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हमने सेम चीज़ लिखी है लेकिन दूसरे तरीके से लिखी है। अब अगर हम इसका साइज़ चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पे 4 की बजाय 3 कर देते हैं, कंट्रोल S और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसका साइज़ कम हो गया हुआ है। हाउएवर यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी शुरू से, शायद ये आपको कंफ्यूज भी कर रही हो कि चलें सर आपने तो बताया था ऊपर वाला ग्रीन, ये नीचे वाला ग्रीन। यस, नीचे वाला ग्रीन क्योंकि ग्रीन क्लास में आता है। यहाँ पे आइए, क्योंकि मैंने ये ग्रीन क्लास चूज़ की हुई है ना जोन के साथ, तो ये भी ग्रीन है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन है बेसिकली हॉर्स, ये जो इसको हॉर्स को पता नहीं यार क्या कहते हैं, वो जो सींग वाला हॉर्स होता है, वो लड़कियाँ, वो छोटी बच्चियाँ बड़ी पसंद करती हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली, वो भूल गया मुझे, पता नहीं, कॉर्न कहते हैं, कुछ इस तरह कहते हैं। एनीवे सो एज यू कैन सी कि हम जब एक क्लास पे अप्लाई करते हैं ये ग्रिड कॉलम, तो ये बेसिकली उस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सब के ऊपर अप्लाई होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि चलें ठीक है, ये 1 to 3 कर दिया, 1 to 4, 1 to 100 कर दिया, 1 to 200 कर दिया, तो ये एंड कब आएगा, सवाल ये पैदा होता है, राइट। अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर दें, जितना भी कर दें लाइट, तो वो उसको एडजस्ट कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो ये एंड कब आएगा। तो अगर इन केस अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो एडजस्टमेंट हो वो इस तरह हो कि ये अनटिल द एंड तक कवर करे, तो एंड के लिए CSS ग्रिड में एक स्पेसिफिक नंबर है और वो नंबर है -1।
और जब भी आप -1 कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कवर टिल द एंड। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। नाउ ये जो है हमेशा एंड पे रहेगा। अगर आपने नोट किया हो 10 पे जो दूसरी इमेजेस थी नीचे वाली, वो बेसिकली ऊपर आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने इसको कह दिया टू दी एंड, तो ग्रीन हमेशा टॉप पे ही रहेगा। अब अगर हम एक्चुअल जो वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो जब आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं ना वेब डेवलपमेंट, तो आपके जहन में हो सकता है ये आइडिया ना हो कि मुझे कितने कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक कमांड है, उसको कहते हैं स्पैन। स्पैन क्या करती है कि जब आप स्पैन करते हैं ना, तो स्पैन बेसिकली उतने जो ग्रिड है उसके ऊपर स्पैन कर जाती है। मैं कहता हूँ स्पैन लेट्स से 2, इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये 2 बॉक्सेस तक स्पैन कर जाएगी। ये देखिए, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड एज यू कैन गेस ये 2 हो गया, राइट। और अगर इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस यू कैन जज कि ये 3 बॉक्सेस में स्पैन कर जाएगी, ठीक है। लेकिन लेकिन स्पैन का जो बेसिक सेलिंग पॉइंट है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है, वो है स्पैन की टू कीप के जो बॉक्स की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये स्पैन 2 हो गया ना, ये देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ, अब ये स्पैन 2 है। अब अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, तो ये 2 पे ही रहेगा, स्पैन 2 पे, ठीक है। ये देखिए, जितना भी चाहे छोटा कर दूं, ये हमेशा स्पैन 2 पे ही रहेगा। हाउएवर जो स्पैन 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप सिर्फ स्पैन लिखते हैं तो स्पैन 1 बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो गया। अब जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना कॉलम के हवाले से, वही चीज़ें रो के लिए भी एप्लीकेबल हैं। मैं वेरी क्विकली आपको यही अप्लाई कर देता हूँ रो के ऊपर। मैं कहता हूँ ग्रिड रो, ठीक है, और इसको कहता हूँ स्ट्रेच करो 1 to -1। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, आखिर तक इसको स्ट्रेच करना है। सेव, रिफ्रेश, एंड यू विल सी नथिंग स्पेशली हैपेंस, ठीक है। और अगर मैं इसको कह देता हूँ अच्छा -1 तक, ठीक है, अब बताओ अब क्या करना है आपने। तो एज यू कैन गैस, ये जो हमारे जो ग्रीन कलर हैं वो बेसिकली 1 to 3 रोज तक जो है वो स्ट्रेच हो गए में। यानी कि अगर मैं इसको जाऊँ ना, तो इसमें 3 बॉक्सेस बने होंगे। ये देखिए, सॉरी 3 बॉक्सेस, 3 लाइंस तक स्ट्रेच हुआ हुआ है, 1, 2 and 3। तो हमने अच्छा खासा जो है सीख लिया ग्रिड सिस्टम के हवाले से। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा मज़ीद सीखेंगे ग्रिड सिस्टम के हवाले से। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इंडिविजुअल आइटम्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल आइटम्स को जब भी हम रेफ़र करते हैं ना, तो हम उनको सेल्फ से रेफ़र करते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हो ना, तो आपकी तरह इसका आइडिया आसानी से हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए मैंने हिंट दिया है जिन्होंने पढ़ी हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन वो जो लोग बिगिनर हैं, उनके लिए सिंपल टू रिमेंबर कि आपने इंडिविजुअल आइटम को जहाँ भी रेफ़र करना हो, वहाँ पर आपने सेल्फ यूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इन केस इमेजिन करें कि अब हम इंडिविजुअल आइटम्स को जो है वो देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ जस्टिफाई। और जस्टिफाई में कंटेंट की बजाय, आपको याद हो हमने पूरे आइटम्स किया था, अब हम कर रहे हैं सेल्फ। तो जस्टिफाई मैं कहता हूँ सेल्फ, और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टार्ट, ठीक है, इसको सेव करते हैं और मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देखिए कि ये हमारे जो ग्रीन है ये जस्टिफाई है इन। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे जो बेसिकली इमेजेस हैं वो स्टार्ट में आ गई हुई हैं, ठीक है। अगर इसी तरह मैं इसको अलाइन कह देता हूँ, ALIGN अलाइन, स्टार्ट, कंट्रोल S, रिफ्रेश, तो अब ये देखिए कि ये स्टार्ट में है। अगर इसी को मैं कह देता हूँ एंड, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल आइटम्स को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट कराया कि किस तरह हम इंडिविजुअल आइटम्स को ना सिर्फ जो है वो चेंज कर सकते हैं, बल्कि हम ग्रिड सिस्टम के साथ भी प्ले कर सकते हैं। हाउएवर यकीनन ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए है, राइट। मैं रिसोर्स सेक्शन में एक ग्रिड चीट शीट भी इंक्लूड करने लगा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसमें सारे कम्बिनेशन जो है एग्जिस्ट करते हैं और जो सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं इन्हीं कम्बिनेशंस को देख के, ठीक है। तो
मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस कम्बिनेशन को ओपन करें और इसके साथ प्ले आउट करें। हाउएवर मैं इसको जो है रिसोर्स सेक्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा एंड यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। अब तक हमने CSS के बारे में सीखा, HTML के बारे में सीखा, फ्लेक्सबॉक्स के बारे में सीखा, हमने देखा कि किस तरह टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, किस तरह एनिमेट करते हैं, ठीक है। हाउएवर ये वो चीज़ें हैं जो एज ए रियल डेवलपर शायद आपसे ना पूछी जाए, क्योंकि ये वो फाउंडेशन है, ये वो बेसिक है जिसकी टॉप के ऊपर आपने खड़े होके वेब डेवलपमेंट करनी है। और कोर ऑफ द वेब डेवलपमेंट बेसिकली जावास्क्रिप्ट है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि आपने देखा, शुरू से ही मैं एक चीज़ पे जोर देता आ रहा हूँ और वो है एफिशिएंसी एज ए वेब डेवलपर। और एफिशिएंसी के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक बेस ब्लूप्रिंट, एक बेस टेम्पलेट होना चाहिए वेबसाइट का, कि यूं ही आपको कहा जाए कि मुझे एक वेबसाइट बना के दें तो आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, बजाय इसके कि आप जो है कलर चूज़ करना शुरू कर दें या आप लेट्स से जो वो बॉक्स के साइजेस बनाना शुरू कर दें और बॉक्स की का कोड लिखना शुरू कर दें फ्रॉम द बिगिनिंग कि इतना साइज़ हो, इतनी डिमेंशन हो। तो इससे बेहतर है कि आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें पड़ी हुई हों और आप इनको मॉडिफाई करें। तो आने वाले सब्सिक्वेंट सेक्शंस में, आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग जो है एक वेबसाइट बनाएंगे, जो कि ना सिर्फ एक वेबसाइट बनाने की एक्सरसाइज होगी, बल्कि आपके पास एक टेम्पलेट भी बन जाएगा एट द एंड ऑफ दिस स्मॉल प्रोजेक्ट। और उस टेम्पलेट को आप उठा के उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके ऑन द गेट गो अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। चलें, शुरू करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, एक चीज़ के जोर देना चाहूँगा, और वो ये है कि ये जो वेबसाइट हम बना रहे हैं ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने आउट ऑफ आवर ओन माइंड डिज़ाइन करके बना दिए, नहीं। ये वेबसाइट एक ऐसा टेम्पलेट है जो कि 90% ऑफ द टाइम यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसी टेम्पलेट को लेके अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें, और यहाँ पे एक चीज़, ताकि आपको एक चीज़ समझ आ जाए और आइडिया भी हो जाए, हम लोग जो है मोर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जिसको अगर शुरू में याद हो सिमेंटिक मैंने कहा था लैंग्वेज। तो सिमेंटिक लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो जोन ग्रीन है, ये हेडर जो है बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इस हेडर की कुछ इस तरह से सिचुएशन हो कि ये एट द टॉप एज ए नेविगेशन बार एक्ट करें, ठीक है। तो इसको इस तरह हमने कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करूँगा मैं, उसके लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नेविगेशन बार जोन ग्रीन, और इसको नैव क्लोज कर देता हूँ, NAV, राइट। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और भी टैग की ज़रूरत है, और वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ओके, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। ओके, तो व्हाट एल्स, इसके बाद इसके साथ ही हमें जो है बेसिकली एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो मैंने डिफ़ाइन की है उसमें एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं, और वो क्लास जो है बेसिकली है मेन डैश नेव की। तो ये मेन नेविगेशन बार है जो कि इस क्लास के अंदर आ रही है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में। इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली इसके साथ है, एंड हियर वी क्लोज द टैग। ओके, अच्छा, अब और क्या रह गया हमारे पास। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसी अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करता हूँ, और उस ऑर्डर्ड लिस्ट की ख़ास बात ये होगी कि लिस्ट li, उस ऑर्डर्ड लिस्ट की बात, उस ख़ास बात ये होगी कि वो एक एंकर टैग को होल्ड करेगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने कहा लिस्ट, और लिस्ट आइटम के अंदर एक ए टैग है, और उस ए टैग के साथ हमारे पास href है, ठीक है। इन दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास रेफरेंस नहीं है तो मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। लेकिन हाउएवर एक चीज़ है हमारे पास कि
इस टैग का नाम क्या होगा, मैं कहता हूँ ये अबाउट पेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल ए टैग को क्लोज कर सकते, गुड होगी बात। अच्छा, क्योंकि ये मैंने लिस्ट आइटम में डाला हुआ है तो इसको लिस्ट को भी क्लोज कर देते हैं, एल आई, ठीक होगी बात। अच्छा, अगर हमारे पास सिर्फ अबाउट का पेज नहीं है, मेरे पास लेट्स कॉल अबाउट के अलावा प्रोडक्ट्स का पेज है, टीम का पेज है, कॉन्टैक्ट्स का पेज है, एंड हो सकता है इसके अलावा भी हों, लेकिन मैं कॉन्टैक्ट्स पे क्लोज कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट्स आवर टीम, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स, ठीक है, और फिर अबाउट का पेज है, इसको सेव कर देते हैं। और अगर आप देखें, मैं इसको सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा जो हेडर फाइल है उसके नीचे आप देखेंगे मेरे पास 4 अनऑर्डर्ड लिस्ट शो हो रही हैं। अगर मैं इनको क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो हमने इसको href को लिंक नहीं किया हुआ किसी के साथ, ठीक होगी बात। ओके जी, सो फार सो गुड। अब यहाँ पे मैं एक चाहता हूँ छोटी मॉडिफिकेशन, और वो मॉडिफिकेशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 टैग्स मैंने डाली है ना, ये मेरी हेडर के अंदर हो, तो उसको बेसिकली मैंने एक काम करना है, और वो ये करना है कि इसको नेविगेशन बार को मैंने एंड में लेके आना है, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ से इस हेडर को हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमें इस हेडर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो मैंने UL डाला हुआ है ना, बेसिकली यही हमारा हेडर बन जाएगा। यहाँ पे आता हूँ, इंडेंट करता हूँ, डाल देते हैं, कंट्रोल सेव करके अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब बेसिकली हमारा जो है ग्रीन बन गया है डब्बा। ओके जी। हाउएवर यहाँ पे हमने ये तो चीज़ें कर ली, लेकिन नॉर्मल वेबसाइट्स में ऐसा नहीं होता। ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये बिल्कुल एट द एंड होता है, और ये जो ग्रीन आपको लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली नेविगेशन बार जो है ये ऑन द टॉप रो में होती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो बहुत ही सिंपल है, और वो सिंपल ये है कि हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, और उस क्लास का हम नाम रखते हैं पुश। ये देखिए, लास्ट जो हमारी लिस्ट आइटम है, ठीक है, ए टैग से पहले यहाँ पे इसके साथ मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ CLA क्लास, ठीक है, इज इक्वल टू पुश। अब सिंपल मैंने करना ये है कि मैं जाऊँगा अपनी CSS स्टाइलिंग में। तो जब हम अपनी CSS में आते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल थोड़ा सा कोड लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरी मेन डैश नेव है उसके अंदर जो है मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करने लगा हूँ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट और फर्स्ट है वो है डिस्प्ले की, और डिस्प्ले में मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूँ कि जो मेरे लिस्ट स्टाइल है ना उसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लिस्ट स्टाइल का मतलब ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे मैंने ये लिस्ट स्टाइल बनाया हुआ है, हाउएवर मैं चाहता हूँ कि ये सारे एक लाइन में आ जाएं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये एक लाइन में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक तो प्रॉब्लम है, हमारे पास मार्जिन नहीं है और फॉन्ट साइज़ हमने सेट नहीं किया। तो अब मैं कहता हूँ सिंपल FONT फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ में मैं सिंपल 0.7 EM कह देता हूँ, ठीक होगी बात। इसके अलावा एक और भी चीज़ मुझे चाहिए, वो है मार्जिन की, और मार्जिन में मैं 0 मार्जिन रख देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बेसिकली अगर आपने नोट किया हो तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमने देखें स्पेस नहीं है, पैडिंग ऐड करनी है, ठीक है, और दूसरा हमने कलर चेंज करना है इसका, ये जो भद्दा सा कलर है। पैडिंग ऐड करने के लिए मुझे लिस्ट आइटम की पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ पैडिंग, और पैडिंग में कह देता हूँ ये 20 पिक्सल पैडिंग रख दें, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि दोनों के दरमियान पैडिंग आ गई है, लेकिन फिर भी अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो कलर बेसिकली किसके पास है? एंकर टैग के पास है। तो मैं चाहता हूँ सिंपल एंकर टैग को बुलाता हूँ, और एंकर टैग को कहता हूँ कि भाई एंकर टैग आप इस तरह करो कि जो कलर है ना, COLOR कलर जो है ना वो आप रख दो
अब मुझे कोड देखना पड़ेगा, 1 मिनट। ओके जी, तो कलर मैंने कॉपी कर लिया और बेसिकली यहाँ से किया इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। अगर यहाँ पे आएँ तो ये नीचे आ जाएँ, हाँ, यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए। यहीं से आप, मैंने कलर कॉपी किया, आप भी यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं कुछ तब्दीली आई है कि नहीं आई। ओह ओह, ये तो रैंडम कलर आ गया। एनीवे, मैं इसका कलर जो है चेंज कर देता हूँ। लेट्स से इसको कह देता हूँ मैं F5 F5 F6। Now it should show us some good results. Refresh and ka 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 da 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 da. Good. अब एक और चीज़ रह गई है और वो ये है ए टैग के अंदर कि अगर आप टेक्स्ट देखें तो वो अंडरलाइन हुआ हुआ है। तो मैं इसको कहता हूँ यार टेक्स्ट डेकोरेशन, जो डेकोरेशन है ना, DECORATION, मैंने कहा सजेशन देगा मुझे, लेकिन उसने सजेशन ही नहीं दी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। सेव करके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इट शुड शो अस नन टेक्स्ट डेकोरेशन। ओके, और ये यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर देना है एंड Ctrl+S एंड रिफ़्रेश। तो अब बेसिकली हमारे टेक्स्ट के साथ कोई भी डेकोरेशन नहीं आ रही। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ, आगे इसी यहीं से स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छा, जैसा कि देखा पिछले लेक्चर में हमने इसकी सेटिंग की और इसको कलर दिया। हाउएवर यहाँ पे ये जो कवर है, प्रोजेक्ट ग्रिड है और ये फुटर है, ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। उसकी रीज़न ये है कि जोन क्लास के अंदर हमने पैडिंग और मार्जिन ऐड किया और उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं रही। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है अब। ओके, सो फार सो गुड। अब अगर आप थोड़ा सा नोट करें एक चीज़ को, और वो ये हमारी जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, इसकी भी अब हमें ज़रूरत जो है वो नहीं रही है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अगर मैं इसको सेव करके अब रिफ़्रेश करता हूँ तो ये बेसिकली हमारे तीनों जो ब्लॉक्स हैं, चारों जो टैग्स हैं, वो एक रो में आ गई हुई है, ठीक है, एक दूसरे के नीचे। अब दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जो हमारी अबाउट प्रोडक्ट और आर टीम वाली है ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है और बाकी जो हमारी बाकी जो लेआउट है वो ऐसे है। अच्छा, अब ज़रा देखिए यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आपको मार्जिन नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होता है बहुत सारे ब्राउज़र में, लेकिन जब आप वेबसाइट स्टार्ट करें तो आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो मार्जिन है ना वो ज़ीरो होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ मार्जिन एंड ऑटो एंड ज़ीरो, ठीक होगी बात। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, अब हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो मार्जिन हो गया हुआ है। तो जब हमने मार्जिन यहाँ पे ख़त्म कर दिया, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो रह गई है, और वो ये कि अगर आप अपनी HTML में जाएं तो हमने यहाँ पे एक पुश क्लास डिफ़ाइन की थी और पुश क्लास कॉन्टैक्ट्स के ऊपर डिफ़ाइन की थी, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि कॉन्टैक्ट्स जो है वो बेसिकली कॉर्नर में चले जाएं। तो चलिए इस पुश क्लास को हम यूज़ करते हैं। अब तक आपको ये आइडिया तो क्लियर हो गया होगा कि HTML में जो भी क्लासेस हम डिफ़ाइन करते हैं ना, वो बेसिकली इसलिए करते हैं कि एक तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है CSS में हम उनके ऊपर कोई स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आता हूँ, अब ये देखिए मैं एक जो पुश क्लास है उसको कहता हूँ डॉट पुश, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि आप पुश क्लास के अंदर जो भी पड़ा हुआ है ना उसको आप इस तरह करें कि मार्जिन लेफ़्ट कर दें, ठीक है, और मार्जिन लेफ़्ट में उसको ऑटो पे लगा दें, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखने के लिए कि हमारा कॉन्टैक्ट किधर गया है, और अगर आप देखें कि कॉन्टैक्ट जो है हमारा वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे चला गया। एक्सीलेंट। तो अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि अगर मैं हर LI एलिमेंट की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे ये लिस्ट आइटम है और देखिए कि हर LI एलिमेंट का अपना एक मार्जिन बॉक्स है। हाउएवर अगर आप पुश का मार्जिन बॉक्स देखें तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो कंटेंट है वो ऑलरेडी पुश टुवर्ड लेफ़्ट है क्योंकि हमने मार्जिन लेफ़्ट रखा हुआ है। अगर यहाँ पे मार्जिन में राइट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे कि हमारा जो कॉन्टैक्ट का पेज है वो बेसिकली ये देखिए राइट पे आ गया है। अच्छा, चलें इसको मैं वापस लेफ़्ट पे ले आता हूँ, लेकिन
एक मसला है, और वो मसला ये है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और वो मसला ये है कि हमारी वेबसाइट तो रिस्पॉन्सिव हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको देखें छोटा करता हूँ तो ये कॉन्टेक्ट्स अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है, जो ही मैं क्लोज जाता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए आवर टीम यानी कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। चलें नेक्स्ट लेक्चर में ना हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। अच्छा जी, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि ये जो हम जितना ही साइज़ छोटा करते हैं तो हमारे जो आइटम्स हैं वो बेसिकली स्क्विश हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली और वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरीज को यूज़ किया जाता है। मीडिया क्वेरीज जो है बेसिकली हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है एक डिफाइंड स्क्रीन साइज़ के लिए। अगर मैं स्क्रीन साइज़ डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से आईफोन का, और ये वेबसाइट आईफोन पे रन कर रही है, तो इट विल नो कि स्क्रीन साइज़ क्या है और मैंने अपने आप को किस तरह एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ही देख लीजिए, अब जितना अब स्क्रीन साइज़ मैंने किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं मीडिया क्वेरी डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर ये स्क्रीन साइज़ आ जाए, लेट्स कॉल इट 600 पिक्सल, तो आपने अपना फॉन्ट छोटा कर देना है ताकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये या आवर टीम है ये एक ही लाइन पर रहे। फॉन्ट छोटा कर दो। और दूसरा ये कि ये जो मार्जिन आपने एक दूसरे के दरमियान रखा हुआ है इसको भी कम कर दो। और ये कब करो? जब पिक्सल साइज़ 600 से कम हो जाए। तो ये कैसे करते हैं, मैं आपको एक लिंक जो है यहाँ पे दिखाने लगा हूँ, और ये लिंक जो है रिसोर्स सेक्शन में आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो आइए इसको हम यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे अगर यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे ये देखिए आईफोन, और ये आईफोन के हवाले से बताया गया है कि किस तरह से कंट्रोल होगी आपकी वेबसाइट, ये टैबलेट्स और वेयरेबल्स के हवाले से। अच्छा चलें एक एग्ज़ाम्पल हम इसकी सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब जो हमारी जो मेन नैव है बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इसी को लेके ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की ख़ास बात ये है कि इसका फॉन्ट साइज़ आपने 0.7 से 0.5 कर देना है, ठीक है। और मार्जिन की जगह मैं यहाँ पे कह देता हूँ आपने इसकी जो पैडिंग है वो 0 कर देनी, ठीक होगी बात। अच्छा, तो इन दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेन नैव की तो एक प्रॉपर्टी ऊपर डिफाइन की हुई है, राइट। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई हो? ये प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ कि तब अप्लाई हो जब मैक्स डैश WIT विड्थ जो है वो लेट्स से 600 पिक्सल हो। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस चीज़ को डिटेक्ट करेगी कि मैक्स विड्थ 600% है कि नहीं है? उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया ऑन स्क्रीन क्वेरीज जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं हमें। मैं यहाँ पे कहता हूँ एट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। तो अब इसको पता चल गया है कि अच्छा मैंने ये प्रॉपर्टीज़ करनी है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ मैंने कब करनी है? जब मेरे पास मैक्स विड्थ जो है स्क्रीन की 600 पिक्सल होगी। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और अपनी जो दूसरी तरफ वेबसाइट है उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैंने इसको क्लोज भी करना है, राइट। ओके, एंड ये सो फॉर आई गेस ये हमारी जो कुर्ली ब्रैकेट है या मिसिंग है, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो जो ही स्क्रीन साइज़ एक ख़ास पॉइंट से कम होती है तो इसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि मेरे पीसी का रेजोल्यूशन 2000 पिक्सल है और आई गेस 600 इज़ टू स्मॉल फॉर दिस, तो मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ रेजोल्यूशन। मैं कहता हूँ अच्छा आप ऐसा करें 12 से जब कम हो, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ
और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। एंड अगर अब मैं छोटा करता हूँ तो हमें जो है वो जो डिफरेंस है वो नहीं नज़र आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। कंट्रोल एस एंड रिफ़्रेश। अगर अब आप देखें तो बेसिकली ये देखिए, जब 1200 पिक्सल से ज़्यादा होता है तो फॉन्ट बड़ा हो जाता है, और जब कम होता है तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट और छोटा हो गया हुआ है, राइट। ओके, एक्सीलेंट। तो यही हम चाहते थे कि जब हम जो स्क्रीन का साइज़ चेंज हो तो हमारी वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में हम कवर की बात करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक गाइस। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कवर की बात करते हैं। कवर जो है हमारा डिव क्लास में है, लेकिन इस क्लास जो जोन रेड है बेसिकली इसके साथ हम एक कंटेनर ऐड कर देते हैं। कंटेनर जो कि हमें हेल्प आउट करेगा बाद में थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम कंटेनर के ऊपर जो है स्टाइलिंग ऐड करेंगे। मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जी है मेरी नैव बार, राइट। स्टार सॉरी कवर राइट। ओके, अब कवर में मेरे पास जो क्लास है वो है कंटेनर क्लास है। अच्छा, अब कंटेनर क्लास के अंदर मैंने स्टाइलिंग ऐड करनी है। एक तो काम मैंने ये करना है कि कवर को सेंटर में लेके आना है। ऑफ कोर्स अलाइन सेंटर में लेके आना तो मुझे डिस्प्ले में फ्लेक्स करना पड़ेगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि अलाइन आइटम्स, और आइटम को किस तरह अलाइन करना है कि सेंटर होना चाहिए। CEN सेंटर। अच्छा, ओके। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो कंटेंट है वो भी कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, और वो भी सेंटर हो। सेंटर काउंटर नहीं। अच्छा, सो फॉर सो गुड। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखिए कि हमारा कवर जो है वो सेंटर में आ गया हुआ है। हाउएवर ये देखिए कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी हाइट को, यानी कि इस बॉक्स को बड़ा करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा। उसके लिए मेरे पास एक हाइट की प्रॉपर्टी है, और उस हाइट की प्रॉपर्टी को हम पिक्सल दे सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 500 पिक्सल। हाउएवर यहाँ पे ज़रा आपने एक चीज़ नोट करनी है। मैं अगर इसको बड़ा करता हूँ तो ये 500 पिक्सल तो हो गया हुआ है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखिए, मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये 500 पिक्सल कट हो जाता है। ये फुल जो है बेसिकली नहीं शो होता। अच्छा, इसका क्या हल है। इसका एक और प्रॉपर्टी है, वो है बेसिकली VH। और VH जो है वो व्यू पोर्ट हाइट है। व्यू पोर्ट हाइट जो है वो परसेंटेज में होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स से 100% VH, यानी कि व्यू पोर्ट हाइट। जितनी भी वेबसाइट मुझे शो हो रही है ना उसके 100% के ऊपर ये कवर का कलर कर दो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 100% पे आ गया। अगर मैं कहता हूँ इसके 50% पे कर दो तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि हाफ कवर हो जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये हाफ हो गया। लेकिन अब आपने मज़े की बात देखनी है। मैं इसको वेबसाइट को छोटा करता हूँ, ये हमेशा हाफ ही रहेगा उसका। नाउ इट्स कूल। हाँ, ओके, परफेक्ट। ओके, सो फॉर सो गुड। अब हमारी जो वेबसाइट है ये फुली रिस्पॉन्सिव है। चाहे हम इस तरफ से इसको चेक करें, ठीक है, और चाहे हम जो है इसको दूसरी तरफ से चेक करें, ठीक है। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और ये 1200 पिक्सल से ना मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव ये, क्योंकि 2000 पिक्सल है हाफ, एंड इट शुड बी 600 पिक्सल। सो मैं इसको कह देता हूँ लेट्स मेक इट बिलो 700 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। ठीक है, अब ये बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर मैं इनको करता हूँ बिलो 7, नाउ हियर इट कम्स 700 एंड देन या ओके, नाउ सो फॉर सो गुड। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम प्रोजेक्ट ग्रिड और फुटर की बात करेंगे। तो सी यू इन द प्रोजेक्ट ग्रिड लेक्चर।
दोस्तों इससे पहले हम ग्रिड सिस्टम बनाना सीख चुके हैं और वो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखे हैं वो बेसिकली हम आप प्रोजेक्ट ग्रिड पे यूज़ करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ग्रिड की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। चाहे आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, चाहे एक आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रिड बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट ग्रिड है। तो बेसिकली इसके गिर्द मैंने एक रैपर क्रिएट करना है जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और ये देखिए इसको अलग कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट ग्रिड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और डिव क्लास क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ डिव, राइट। और डिव क्लास में मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ और उस क्लास की ख़ास बात यह है कि वो बेसिकली रैपर है, ठीक है, ग्रिड रैपर है। और मैं इसको कहता हूँ GRID ग्रिड, सॉरी, जोन ब्लू जोन GRID ग्रिड डैश रैपर। अच्छा, अब मैंने जोन ब्लू क्यों रखा? क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो प्रोजेक्ट का जो जोन है, जो कलर है बैकग्राउंड, वो ब्लू है। एक चीज़ हो गई। अब क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, जब ये मैंने रिमूव कर दिया तो अब बेसिकली मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है इसमें, और वो ये है कि किस तरह से मैं फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट की इमेजेस हैं वो डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले जो इमेजेस हम ऐड करने जा रहे हैं वो डिस्प्ले करा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस में ये वाली इमेजेस जो हैं ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। ओके जी, बजाय इसके कि मैं टाइप करूँ, मैंने लिस्ट जो है कॉपी की हुई है, सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बॉक्स जोन और उसके बाद इमेज, और इमेज का एड्रेस दिया हुआ मैंने, राइट। अच्छा, चले मैं इस तरह करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि इसकी शक्ल कैसी। Ctrl+S और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अगर आप देखें तो इमेजेस तो आ गई हैं, लेकिन भद्दी सी और गंदी सी और ना अच्छी इमेजेस नहीं आ रही, राइट। अच्छा, थोड़ा सा फिर हम इसकी ब्रशिंग करते हैं, इसकी थोड़ा सा अरेंजमेंट को ठीक करते हैं। अब इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं अब ज़रा अपनी CSS स्टाइलिंग में जाता हूँ और जहाँ पे मैंने कवर को डिफ़ाइन किया था उसके नीचे मैं अब अपना ग्रिड सिस्टम डिफ़ाइन करता हूँ। और ग्रिड सिस्टम की ख़ास बात, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, एक तो कवर की बजाय मैं यहाँ पे ग्रिड करता हूँ, GRID ग्रिड। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मैं कहता हूँ मेरी एक ग्रिड डैश WRAP रैपर क्लास है। अच्छा, उसके अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है और उन प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, और डिस्प्ले जो मुझे चाहिए वो ग्रिड फॉर्म में चाहिए, राइट, क्योंकि हम ग्रिड यूज़ करने लगे। अच्छा, और ग्रिड गैप कितना चाहिए मुझे? मैं कहता हूँ ग्रिड गैप मुझे चाहिए कम से कम 20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल। अच्छा, और क्या हमारे पास आना चाहिए? वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर इज ग्रिड कॉलम। तो मैं कहता हूँ ग्रिड डैश टेम्पलेट कॉलम्स, और कॉलम मेरे पास रिपीट की हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, जिसमें मैं कहता था पहला जो है ऑटो फिल हो, ऑटो डैश फिल, उसके बाद मिन मैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके मिन मैक्स, और मिन मैक्स में मैं कह देता हूँ एक तो हो 350 पिक्सल्स एंड देन 1 FR। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, ठीक है। अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इमेजेस एक तो सही कॉलम में तो आ गई हैं, हाउएवर दे आर प्रीटी बिग मैसिव। तो इमेजेस को हमने स्क्वीज़ करना है। यहाँ पे देखें, आपको नज़र तो आ रहा है ग्रिड सिस्टम, लेकिन इमेजेस जो है उस ग्रिड सिस्टम में नहीं आ रही हैं, ठीक है। अब इनको फिक्स कर इन जो हमने ग्रिड सिस्टम के बॉक्सेस बनाए हैं, इनमें फिक्स करने के लिए अगर आपको याद हो हमने एक बॉक्स क्लास बनाई थी। तो मैं इस बॉक्स क्लास को यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ बॉक्स, ठीक है, और बॉक्स इमेज। अब मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है और प्रॉपर्टी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विड्थ है बेसिकली वो 100% होनी चाहिए, यानी कि फुली कवर हो बॉक्स के अंदर। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको भी सेव करते हैं, पीछे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड देखते हैं कि अब हमारे पास जो है
इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ गए हैं कि इमेजेस जो हैं वो बेसिकली एडजस्ट हुई हुई हैं। ओके, हाउएवर दिस इज़ नॉट फुली सेटिस्फाइंग। अच्छा जी, उसकी रीज़न ये है कि इमेज फर्स्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। ओके, तो इमेज 1 को हमने रिमूव किया एक ट्रांसपेरेंट इमेज से। अब आप देख सकते हैं हमारे कार्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं और उनके दरमियान हमारी इमेजेस ने 100% जो है कवर किया हुआ है एरिया को। एक्सीलेंट। व्हाट्स नेक्स्ट? अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है क्या ये रिस्पॉन्सिव भी है कि नहीं। तो चलिए हम देख के इसको स्ट्रेच और कंप्रेस करके देखते हैं कि क्या ये एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और एज यू कैन सी ये बिल्कुल एडजस्ट कर रहा है और फुली रिस्पॉन्सिव है। गुड, एक्सीलेंट, और यही हम चाहते हैं। हाउएवर इसकी अभी ये नहीं है कि स्टाइलिंग पूरी हो गई हुई है, अभी इसकी स्टाइलिंग रहती है। अब हम इसी बॉक्स को लेते हैं और इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग और ऐड करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस बॉक्स के ऊपर हम और या इससे ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं ऐड कर सकते, ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से दिस वे कि फॉर द स्टार्टर पोजीशन ये स्टाइलिंग दिस इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ और बैकग्राउंड कलर को मैं कह देता हूँ कि ये है जी 444। अच्छा, 444 क्या कलर है? अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखिए कि ग्रे कलर आ गया पीछे। ओके, गुड, आई लाइक दिस कलर। अच्छा, अब इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि ये इमेजेस ने 100% कार्ड को कवर किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम कुछ पिक्सल की मैं इसके दरमियान पैडिंग डाल दूँ। तो पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग में मैं कहता हूँ लेट्स कॉल इट 120 पिक्सल, ठीक है, और इसको कंट्रोल एस रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये देखिए कि 120 पिक्सल की हमारे पास पैडिंग है। अगर इमेजेस को हम बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लेट्स कॉल इट 80 पिक्सल, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। तो अब हमारे पास जो इमेजेस हैं वो बड़ी आ रही हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, एक और भी चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है बेसिकली मार्जिन का। और मार्जिन इस केस में हम 20 पिक्सल कर देते हैं। एक्सीलेंट एंड रिफ्रेश। अच्छा, अब अगर आप इसको चेंज करें तो आप देखें कि हमारा जो लेआउट है वो परफेक्टली काम कर रहा है और हमारी वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव है। गुड, और यही हम चाहते थे, राइट? अब इस लेक्चर को क्लोज करने से पहले एक आखिरी चीज़ हमारी जो है वो रह गई है। अगर आप नीचे आएँ बिल्कुल, तो हमारे पास जो फुटर है उसको अब हमने सेंटर में करना है। अगर आप इस कॉर्नर में देख सकते हैं। अच्छा, तो इसको सेंटर में करने से पहले तो मैं इसको एक ज़रा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ले आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ये है FOOTER फुटर, ठीक है। और फुटर डिव से हटा के इस क्लास को फुटर में डाल देता हूँ। कंट्रोल X एंड यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है एंड वी आर गुड टू गो। अब हम अपनी स्टाइल शीट में जाते हैं और यहाँ पे मैं फुटर क्लास डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ FTTER फुटर, और फुटर के अंदर जो टेक्स्ट है वो है टेक्स्ट डैश अलाइन, ठीक है, और ये सेंटर करना आपने। अच्छा, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बेसिकली फुटर जो है वो सेंटर में हो गया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कह सकते हैं दिस इज़ माई फुटर। कंट्रोल एस रिफ्रेश एंड एज यू कैन गेस दिस इज़ माई फुटर जो है वो सेंटर में आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। बेसिकली आपने जो टेक होम पॉइंट है इस लेक्चर का या इससे पीछे वाले लेक्चर्स का वो ये है कि एज ए वेब डेवलपर आपने स्टार्ट करना है एक लेआउट बिल्डिंग से। जब आपका लेआउट बन जाता है तो कलर उसके अंदर आप बाद में कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं। दैट वुड बी एन ईजी पार्ट, वो आसान होगा। हाउएवर जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाया है और हमारे पास एक प्रिटी
अगली लुकिंग वेबसाइट है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको प्रिटिफाई करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो लेआउट बनाना, जिसके ऊपर जो है आप वेबसाइट बनाते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने लेआउट बनाया था। अब हम क्या करेंगे कि ऑन द टॉप ऑफ दैट लेआउट अब हम उसको प्रिटिफाई करेंगे, उसमें मोर कलर्स ऐड करेंगे, उसमें मोर जो है वो उसको उस कंटेंट ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसको ऐड करने से पहले मैं 3 रिसोर्सेज जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपको वेब डेवलपमेंट में बहुत ही आसानी देंगे। पहली जो चीज़ है वो है interfacer.xyz। interfacer.xyz क्या करता है कि आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज देता है, और यहाँ से आप ना सिर्फ फॉन्ट्स कॉपी कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस, मॉकअप्स, आइकॉन्स, 3D वर्ड टेम्पलेट्स एंड यूआई किट्स। तो ये सारा आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये रिसोर्स है। अच्छा, दूसरा रिसोर्स जो मैं आपके साथ शेयर कराना चाहता हूँ वो है अनड्रॉ। अनड्रॉ जो है आपको बहुत सारी इमेजेस जो है वो देता है, और ये इमेजेस फ्री हैं। आप इनको अपनी वेबसाइट में आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, और इन्हीं में से एक इमेज मैंने डाउनलोड की है जो कि अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने लगे हैं। ठीक है, और एक और जो है वेबसाइट है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप जो है बहुत सारी फ्री इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वो है ये आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ये है यहाँ, ये PNG फाइल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है kissclipart.com, राइट? ओके, सो फॉर सो गुड। तो मैंने इमेज जो है वो डाउनलोड की हुई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो इमेज मैंने डाउनलोड की है, और यहाँ पे मैंने उसको प्रोजेक्ट फोल्डर में रखा हुआ है। अब जो है हम करने ये वाले हैं कि इस इमेज को बेसिकली हम रिप्लेस करेंगे कवर की तरफ। ये देखिए, ये वो हमारी इमेज है जो कि मैं चाहता हूँ कवर की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये कैसे करेंगे? ओके, लेट्स डू इट। बहुत ही ईजी है। अब हमारा काम जो है आसान हो गया हुआ। अब इस इमेज को कवर की जगह पे लोड करने के लिए ये देखिए, ये हमारे कवर वाला टैग है। ठीक है, इसको मॉडिफाई करेंगे। बजाय कवर में कवर लिखने के, यहाँ पे मैं एक इमेज टैग डिफाइन कर देता हूँ, IMG। अच्छा, अब इस इमेज टैग की ख़ास बात यह है कि इसके ये क्लास कवर है, COVER कवर, और ये फाइल हमने कहाँ से उठानी है? मैंने सोर्स देना है src इज इक्वल टू, अब सोर्स अगर आप जाएं तो ये उसके अंदर भी मैंने शेयर किया हुआ है। सोर्स जो है हमारा वो है .\image, और फिर उस इमेज के अंदर जो है हमारी इमेज का नाम है untraw.png। एक PNG फाइल है। ओके, एक्सीलेंट, सो फॉर सो गुड। फिर हमारी जो ये div टैग आ जाती है आखिर में। रिफ्रेश करने से पहले एक तो चीज़ हमने ये करनी है कि इसको क्लोज करना। ठीक है, ओके, एंड वी आर ऑल सेट। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। गुड, ये तो प्रिटी हमें रिजल्ट शो हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी इमेज है, तो इसका मतलब यह है कि हमने अब इमेज को स्केल डाउन करना है। तो इस स्टाइलिंग के लिए हम दोबारा जाते हैं अपनी स्टाइल शीट में, और यहाँ पे हमने कवर, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ग्रिड से ऊपर मैं यहाँ पे कवर क्लास हमने डिफाइन की थी, मैं कहता हूँ कवर, और कवर के अंदर जो है हम इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं कि जो विड्थ है कवर की, वो बेसिकली लेट्स से 100% हो। 100% इज़ स्टिल बिग, लेकिन यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि हाउ डज इट शोज। ओके, तो ये हमारे पास कुछ गुड रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस विड्थ के साथ प्ले आउट करता हूँ, लेट्स कॉल इट 502 नहीं 50, कंट्रोल एस, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये हमारे पास फ़िलहाल रेड जो है वो बैकग्राउंड है पड़ा, एक चीज़। दूसरा ये कि ये 50% जब हम देते हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इट्स बेटर आइडिया कि आप REM यूनिट यूज़ करें, ताकि जो है स्केलेबिलिटी या फ्लेक्स जो अडॉप्टेबिलिटी है उसके ऊपर फ़र्क ना पड़े। चले, अब हम एक काम करते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं। तो इसका कलर रिमूव करने के लिए हम HTML में वापस जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जोन में रेड कलर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें जोन रेड, तो जोन रेड को हम रिमूव कर देते हैं, एंड दैट विल बी इट। ओके, तो नाउ वी आर गुड। लेकिन अगर हम इसको देखें, छोटा बड़ा करें,
तो आप देखें कि वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव है और इमेज का साइज़ भी फिक्स्ड है, इमेज का साइज़ जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। अगर देखिए मैं इसको करता हूँ, रोल डाउन करता हूँ, तो हमारी जो नेविगेशन बार है वो एक ही जगह पे खड़ी रहती है। हाउएवर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि नेविगेशन बार जो है वो फिक्स रहती है, यानी कि आप अगर नीचे करते हैं तो नेविगेशन बार गायब नहीं हो जाती। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल, मैं जाता हूँ अपनी नेव बार में जहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, इसके बाद कहता हूँ एक क्लास डिफाइन करता हूँ STICKY, स्टिकी। अच्छा, जब ये स्टिकी हो जाती है तो यहाँ पे मैं आता हूँ और अब मैं स्टिकी को बेसिकली नेव बार के साथ जो है डिफाइन करूँगा प्रॉपर्टी स्टिकी की, कि इस स्टिकी प्रॉपर्टी की खासियत ये है .STICKY स्टिकी, और स्टिकी की खासियत ये है कि एक तो इसकी पोजीशन फिक्स है, FIX फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका काम ये है कि इसने हमेशा टॉप पे रहना है, 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, सिंपली इस पेज को अगर हम रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे ऊपर आके, पहले मैंने मेक श्योर कर लूँ कि सेव कर लिया मैंने चेंजेस। ओके, रिफ़्रेश। अब अगर मैं रोल डाउन करता हूँ तो ये तो बिल्कुल रोल डाउन हो रहा है, यानी कि ये फिक्स हो गया पोजीशन पे, लेकिन इसने वो जो अपनी 100% विड्थ थी ना वो लूज़ कर दी है। अच्छा, तो वो कैसे फिर हम रिटेन कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं विड्थ दोबारा दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि विड्थ आपने हमेशा 100% ही रखनी है। यहाँ पे परसेंटेज का साइन डालते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। एक्सीलेंट। तो ये देखिए अब हमारे पास एक्सीलेंट कंडीशन में एक जो है नेविगेशन बार आ रही है। और अब हम इसके साथ बहुत ज़्यादा प्ले आउट कर सकते हैं, कलर्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं, एंड वी कैन कीप ऑन गोइंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेव बार में आए, ठीक है, ये देखिए नेव बार मैंने ग्रीन किया हुआ है, इसको ब्लू कर देता हूँ, Ctrl+S, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब और क्या कर सकते हैं? फॉन्ट के साथ प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए बॉडी के अंदर मैं कहता हूँ फॉन्ट फैमिली FONT-FA, हाँ FONT नहीं, फॉन्ट FAMILY, फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली में मैं कह देता हूँ ARIAL, एरियल। Ctrl+S, रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि कोई असर होता है। ओके, तो हमारा जो फॉन्ट है वो बेसिकली चेंज हो गया हुआ है। गुड, एक्सीलेंट। इसके साथ हम बहुत ज़्यादा प्ले, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए ये हमारे बॉक्सेस हैं, तो मैं ज़रा इनके अंदर फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं ये कॉपी करता हूँ, कंट्रोल यहाँ पे आके इनमें फ़ीचर्स ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी, इसी चीज़ को उठाया, हवर किया और मैंने कहा कि जो मेरा जोन नहीं, जो मेरा बॉक्स है उसको आपने जब भी मैं उसके ऊपर ले जाऊँ तो उसको आपने रोटेट करना है 5 डिग्रीज, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब जो है बेसिकली अगर आप इसको देखें तो इसको रोटेट होना चाहिए। और मेरे ख्याल से क्योंकि मैं इसको क्लोज़ करना भूल गया था, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, क्लोज़ कर लिया मैंने, रिफ़्रेश करते हैं। नाउ इट शुड शो अस 5 डिग्री रोटेशन एज़ यू कैन गेस, ठीक है। और अभी इसके अंदर ये फीचर आ गया हुआ है, एक्सीलेंट। तो आपने देखा कि कितना शॉर्ट टाइम में हमने एक खूबसूरत ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट जो है वो बना ली है और उसके अंदर फीचर्स ऐड किए। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ, आपको अगले लेक्चर में दोबारा मिलूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।